डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं? बोलिए, किसी भी चीज़ को डायरेक्शन कैसे देते हैं? तो देखिए, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है 1, और ये वेक्टर है इसलिए इसके पास डायरेक्शन भी होता है। यूनिट वेक्टर से जब किसी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो चूंकि ये यूनिट है यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो उस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये यूनिट है तो इसके पास डायरेक्शन भी है, इसलिए उस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन भी आ जाती है इससे मल्टीप्लाई करने पर। समझ आया? जैसे ये मैंने किसका यूनिट वेक्टर लिखा है? इसका। इसकी डायरेक्शन ये ना है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और इसकी डायरेक्शन वही होगी जिसका आपने यूनिट वेक्टर लिखा है। तो ये वाली डायरेक्शन अगर r21 की, तो इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी यही हुई, लेकिन इसका अपना मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो इसको अगर किसी मैग्नीट्यूड के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका अपना मैग्नीट्यूड 1 है। 1 से कोई नंबर मल्टीप्लाई हुआ तो वही नंबर रहेगा, नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ इसके पास और एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा? डायरेक्शन, क्योंकि मल्टीप्लाई किससे की हो? यूनिट वेक्टर से, और यूनिट वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है। ये डायरेक्शन बताने के लिए ही यूज़ होता है। समझ आ रहा है? आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। आया? देखिए, कोई नंबर है आपके पास, उसको डायरेक्शन देना है। तरीका क्या है? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से होगा ये कि उसका नंबर तो नहीं बदलेगा, क्योंकि आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो? 1 से। लेकिन यूनिट वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होता है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो उस पहले वाले नंबर के पास डायरेक्शन भी आ जाएगी। समझ गए? अब मेरे पास कूलम फोर्स का मैग्नीट्यूड है क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड। अगर मैं ये फोर्स जिस डायरेक्शन में काम कर रहा है उसी डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसके पास और क्या आ गया? डायरेक्शन। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसके मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई होने से वो फोर्स नहीं बदला, सिर्फ डायरेक्शन और आ जाएगी जिधर फोर्स लग रहा था। आया समझ कि नहीं आया? आया। हाँ, तो अब देखो कैसे इस पर हम काम करते हैं ना। देखिए, पहला तरीका, हम पहले इस फोर्स के बारे में लिखने जा रहे हैं। ये कौन सा फोर्स है? किस पर लग रहा है? 2 पर। तो इस फोर्स की डायरेक्शन ये वाली है, और इस डायरेक्शन का नाम क्या है बताओ? इधर जाने वाली डायरेक्शन का नाम क्या है? r21। ये डायरेक्शन है भाई, तो ये वाली डायरेक्शन का नाम क्या हुआ? r21। अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूंगा तो इस डायरेक्शन का नाम क्या होगा? ये किधर जा रहे हैं? 1 की तरफ। आ कहाँ से रहे हैं? 2, तो r12 होगा ये। तो मैं इस फोर्स की बात कर रहा हूँ। देखो, इस फोर्स का एरो किधर है? उधर। और ये डायरेक्शन कौन सी है? इसका नाम क्या रखें? r21। समझ आ रहा है? इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन? ये। समझ रहे हैं? अब ये जो फोर्स लगता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हमारे पास है ना। पहले हम इसके लिए लिख लेते हैं 2, 1। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? Q1 Q2 अपॉन r²। यही है मैग्नीट्यूड ना। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब इसको डायरेक्शन देना है, तो डायरेक्शन देने के लिए क्या करें? ये फोर्स जिस डायरेक्शन में काम कर रहा है उसी डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से इसमें क्या कीजिए? मल्टीप्लाई। तो इसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन है? ये। तो इसमें हमने r21 यूनिट वेक्टर, इसको कैप पढ़ते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये था मैग्नीट्यूड। 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जब ये यूनिट वेक्टर आया तो ये अपना क्या ले आया? डायरेक्शन। तो ये वाली डायरेक्शन भी आ गई। पहले ये सिर्फ नंबर बताता था, लेकिन जैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो अब ये डायरेक्शन भी बताने लगेगा। ये तो ये क्या बन गया? मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गया। क्या बन गया? वेक्टर। सो दिस इज वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो अब हम इसके ऊपर ऐसे एरो लगा सकते हैं। दिस इज वेक्टर फॉर्म। आया? नहीं आया? आया। इसी तरह से मुझे ये लिखवा दो, ये इस फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली। और इस डायरेक्शन का नाम क्या है? देखो, 1 और 2। ठीक है ना? टूवर्ड्स 1 ये वाली डायरेक्शन है, टूवर्ड्स 1 फ्रॉम 2 ये फुल वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा जी बताओ? इस डायरेक्शन का ये यूनिट वेक्टर क्या होगा? r12 कैप। समझ आ रही है? तो मुझे ये वाला फोर्स लिखवाइए। दिस इज फोर्स 1, 2। मैग्नीट्यूड तो यही है फोर्स का। हाँ जी, इसमें हमको मल्टीप्लाई किसका करना है? इसी डायरेक्शन की यूनिट वेक्टर से। सो दिस इज r12 कैप। तो ये क्या बन गया? वेक्टर फॉर्म बन गया। ये है कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है?
लेकिन सम टाइम ये आपसे अलग अलग तरह से पूछा जाता है। ये तो हमने बनाया किसको शामिल करके, यूनिट वेक्टर को। इफ़ समबडी आस्क यू कि हम आपको फुल वेक्टर बता रहे हैं, फुल वेक्टर की लैंग्वेज में इसको लिखिए, यूनिट वेक्टर नहीं है। देखिए पहली चीज़ तो एक उसूल समझिए, फिजिक्स का उसूल ये होता है कि जो भी फॉर्मूला लास्ट में बनता है वो फॉर्मूला हमेशा किससे बनता है, तो आंसर है जो क्वांटिटी गिवन होती है उससे बनता है। उसके अलावा कोई दूसरी क्वांटिटी शामिल नहीं होनी चाहिए, अगर है तो आप उसको चेंज करेंगे, हटाएंगे। ये आप 11th में सुन चुके हैं मुझसे बार बार, ठीक है। तो जो भी गिवन क्वांटिटी होती है उसी में आपका फाइनल रिजल्ट आना चाहिए। हमारी गिवन क्वांटिटी क्या थी, Q1, Q2, F21, F12 और ये R21, ये था, सॉरी हमने डायरेक्शन तो ये बनाया था ना, R21 कैप R12 कैप, तो हमारा रिजल्ट भी उसी में आया। देखो Q1 Q2 R12 कैप R21 कैप, यही सारी चीज़ें आ रही हैं। तो जो चीज़ें गिवन क्वांटिटी में होती हैं उसी में आपका फॉर्मूला बनता है फिजिक्स का। अगर वो आपको बोलें कि नहीं भाई यूनिट वेक्टर में आपको जवाब नहीं देना है, आपको फुल वेक्टर की लैंग्वेज में लिखना है, तो फुल वेक्टर की लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं। यूनिट वेक्टर है हमारे पास। आपने 11th में वेक्टर में एक चीज़ पढ़ी होगी कि देखिए किसी भी चीज़ को कोई वेक्टर क्वांटिटी अगर है ऐसे फुल वेक्टर, तो इस वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, दो चीज़ें हैं। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दूं तो मैग्नीट्यूड खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा इसके पास। तो मैंने ना इसी के मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड दिखाने का तरीका ये है, ये वेक्टर क्वांटिटी है और जैसे ही ये मॉडुलस लगाते हो ये क्या बताता है कि क्वांटिटी तो ये वेक्टर है, लेकिन मैं अभी इसके किस फीचर के बारे में बात कर रहा हूँ, ओनली मैग्नीट्यूड, ये मॉड ये बताता है, ठीक है। तो ये फुल वेक्टर था, इसके पास मैग्नीट्यूड भी था, डायरेक्शन भी था। अगर मैंने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो मैग्नीट्यूड खत्म हो गया, क्या बचा इसके पास अब कौन सा गुण, सिर्फ डायरेक्शन, और डायरेक्शन कौन बताता है, ये, तो ये इसका डायरेक्शन आ गया। तो आर कैप को हम क्या लिख सकते हैं, फुल वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। मेरे पास ये फॉर्मूला है, मैं आर कैप को चेंज कर सकता हूँ फुल वेक्टर की लैंग्वेज में, तो वो मेरा दूसरा फॉर्म हो जाएगा, दूसरा रूप देखिए इसका। इसी को हम लिखते हैं, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है, ये स्क्वायर है ना। अच्छा अब देखिए इसको चेंज करना है, यूनिट वेक्टर की जगह मैं फुल वेक्टर लिखना चाहता हूँ, तो क्या कर सकता हूँ, फुल वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। इसका डायरेक्शन का नाम क्या है, 2 1, तो मैंने अब क्या किया, दिस इज फुल वेक्टर 2 1 टूवर्ड्स 2 फ्रॉम 1, यही इसके लिए लिख रहे हैं ना, ये वाली डायरेक्शन के लिए, और डिवाइडेड बाय क्या करना है, सेम मैग्नीट्यूड इसी का, है ना। अब इसको आप 2 1 लिखो, इसको 2 1 लिखो, एक ही चीज़ है, नहीं लिखो एक ही चीज़ है, लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये R² और ये R क्या हो गया, ये R3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्चुअल में मुझे कायदे से इसको ऐसे लिखना चाहिए, ये ओनली मैग्नीट्यूड है, इसको भी हम ओनली ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड, आ रहा है समझ, या इसको सादा R भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको ना हम ऐसे ही लिख देते हैं, देखो ये, और ऊपर है Q1 Q2 अपॉन, इसको मैं डायरेक्ट, ये R का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर था, ये यहाँ लगाते हैं स्क्वायर ना बाहर में, ये मॉड है, मॉड के बाहर स्क्वायर दिखाते हैं। तो ये स्क्वायर और ये 1 दोनों मिलकर कितने हो गए, R3, नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर क्या लिख सकते हैं हम, 2 1, और ये फुल वेक्टर। ये समझ आया। आप चाहे तो नीचे नंबरिंग भी दे सकते हो 2 1, चाहो तो मॉड के रूप में लिख दो, चाहो बिना मॉड के लिख दो, बिना मॉड के भी तो मैग्नीट्यूड ही रिप्रेजेंट होता है, लेकिन एक छोटा सा अंतर होता है ना। ये देखिए इस अंतर को समझिए, अगर मैं ये लिखता हूँ ये, या सिर्फ R लिखता हूँ, दोनों क्या बताते हैं, दोनों में क्या अंतर है, इसको समझिए ना। अगर मैं सिर्फ ये लिखता हूँ या सिर्फ ये लिखता हूँ तो इससे भी मैग्नीट्यूड ही रिप्रेजेंट होता है, इससे भी मैग्नीट्यूड ही रिप्रेजेंट होता है, सिर्फ नंबर को ही रिप्रेजेंट करते हैं ये। लेकिन मैं इस तरह लिखता हूँ या इस तरह लिखता हूँ तो इसमें अंतर किस चीज़ का आता है, अंतर एक चीज़ का आता है जिसको आपको अच्छे से समझ लेना है आज, ठीक है। अगर मैं सिर्फ ये लिखता हूँ तो ये क्वांटिटी सिर्फ ये बताती है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, समझ आया। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो मुझे ये चीज़ ये बताती है कि R बेसिकली है वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन इस समय मैं उसका क्या ले रहा हूँ, मैग्नीट्यूड, लेकिन ये वेक्टर है।
और बात बता सिर्फ नंबर ही रहा है ये भी, लेकिन ये भी बता देता है कि नहीं ये था क्या वेक्टर। हम सिर्फ नंबर के बारे में भी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड, लेकिन ऐसे लिखने से ये नहीं बताता कि ये पहले कौन सी क्वांटिटी थी, वेक्टर थी कि नहीं। ये सिर्फ क्या बताता है, ये स्केलर है, और स्केलर तो मैग्नीट्यूड ही होता है खुद ही, समझ गए, ये अंतर होता है। हैं दोनों मैग्नीट्यूड, लेकिन ये नहीं बताता कि ये पहले वेक्टर था या नहीं, लेकिन ये बताता है कि मैं वेक्टर हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ। ठीक, ये याद रखोगे आप। ओके, ये हो गया। इसी तरह से आप मुझे ये लिखा दीजिए 1/4πε0, इसके लिए लिखा दीजिए फुल वेक्टर के रूप में। सेम मेथड तो आप समझ गए, दिस इज r क्यूब, और यहाँ क्या आ जाएगा फुल वेक्टर में 1 2। एक चीज़ देखो पैटर्न, यहाँ अगर 2 1 आता है तो r में भी 2 1 आता है, यहाँ 1 2 आता है तो यहाँ भी 1 2 आता है। ये पैटर्न हमने सेम रखा है। पहले जब पढ़ाते थे 2-4 साल पहले तो इसको हमने अलग किया हुआ था, क्योंकि ये कन्वेंशन हमारे हाथ में है। हम इसको क्या लिखते थे 1 2, फ्रॉम 1 टूवर्ड्स 2, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता था, यहाँ 2 1 आता था तो यहाँ 1 2 आता था, तो याद करने में बड़ा दिक्कत होता था। तो हमने फिर इसको चेंज कर दिया, जो फोर्स के सामने नंबर लगेगा वही डायरेक्शन के साथ में नंबर लगेगा, तो ये याद करने के लिए आसान हो गया है। तो ये पहला रूप, ये दूसरा रूप, क्लियर है दोनों चीज़। इसमें एक तीसरी चीज़ भी पूछी जाती है, सपोज वो अगर फुल वेक्टर में भी आपसे नहीं पूछना चाहते तो वो आपको पूछेंगे कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में, और गिवन क्वांटिटी बताएंगे कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम किसको बोलते हैं, वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन वाला एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और दो चार्जेस जिनके बीच में फोर्स लगना है अट्रैक्शन का या रिपल्शन का, कूलम फोर्स लगना है, उन दोनों चार्जेस का पोजीशन वेक्टर आपको बताया जाता है। पोजीशन वेक्टर क्या है, एक ऐसी वेक्टर जो ओरिजिन से उस चार्ज का डायरेक्शन बताए, उसका डिस्टेंस बताए और उसका लोकेशन बताए, डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों, उस वेक्टर को क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो सपोज आपको अगर पोजीशन वेक्टर की लैंग्वेज में कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे उसको हम बताएंगे। ये मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन, ठीक, ऐसे लिए बना देते हैं तो आपको समझ आता है, ठीक है, दिस इज ओरिजिन। ठीक, सपोज दिस इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस इज एक्स दिस इज वाई, लेकिन हम आपको कोऑर्डिनेट्स नहीं बता रहे हैं ना, कोऑर्डिनेट्स नहीं बता रहे, हम आपको क्या बता रहे हैं, पोजीशन वेक्टर, किसका, Q1 Q2 चार्जेस का। तो सपोज Q1 चार्ज यहाँ रखा हुआ है, ये कौन सा चार्ज है जी, Q1, और Q2 चार्ज ये रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका पोजीशन क्या है, उसके लिए हम आपको पोजीशन वेक्टर बताएंगे, और पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से इस पार्टिकल का डिस्टेंस भी बताता है और डायरेक्शन भी बताता है कि इधर है कि इधर है कि इधर है कि इधर है, दोनों चीज़ें। तो इस वेक्टर को क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी चीज़ से, ये वेक्टर है R1, ठीक है। इसी तरह से दूसरे चार्ज का पोजीशन वेक्टर है ये। वेक्टर दिखाने के लिए एरो लगाना जरूरी है, याद रखिएगा, बीच में भी लगा सकते हो, उधर भी लगा सकते हो, कहीं पर भी, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर है R2 जी। तो मेरी गिवन क्वांटिटी क्या क्या है जी, बताओ। गिवन क्वांटिटी Q1 Q2 R1 R2, ये ध्यान से समझना, Q1 Q2 R1 R2, सिर्फ इतनी क्वांटिटी गिवन है। तो इसका क्या मतलब है, इससे जो फॉर्मूला बनेगा उसमें दिखने कौन कौन चाहिए, यही, इसके अलावा कोई और नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि यही कायदा है हमारा फॉर्मूला बनाने का, समझे। ओके, अब Q1 Q2 दोनों चार्जेस हैं और मैंने दोनों को पॉजिटिव चार्ज लिया है, आप नेगेटिव भी ले सकते हो। अब हमको फोर्स लिखना है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में। तो सबसे पहला क्वेश्चन, फोर्स किधर लगता है, अलोंग द लाइन। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले दोनों चार्जेस को ज्वाइन करना है, ठीक है जी। तो चलो हम दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर लेते हैं। सपोज हमने दोनों चार्जेस को ज्वाइन किया, ये दिस इज द लाइन विथ ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, दोनों चार्ज को इस लाइन ने ज्वाइन कर दिया। अब हमको एक डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि अगर हम ऐसे देखें या ऐसे देखें तो उसका कुछ नाम रखेंगे, किधर डायरेक्शन आप मेंशन करना पसंद करेंगे। तो मैं इसको इधर कर दूं, ये इस डायरेक्शन का नाम बताइए, इसको मैं क्या लिखूं, R12 लिखूं कि 21 लिखूं, बताओ। 1 2 की 21। डायरेक्शन के लिए आपको क्या बताया है, जिधर जाते हैं पहले वो टूवर्ड्स, फिर फ्रॉम, ठीक है जी, ऐसे कंफ्यूज नहीं रहना।
तो क्या लिखना है, किधर जा रहा है जी, पहले किधर इंडिकेट कर रहा है, टू, तो टूवर्ड्स टू फ्रॉम वन। और अगर मैं इधर बनाता तो क्या बोलते आप, टूवर्ड्स वन फ्रॉम टू। ये क्लियर, ठीक है, ठीक है। हाँ, फोर्स के बारे में थोड़ा बताइए मुझे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, फोर्स किधर लगेगा, अलोंग द लाइन, तो ये इसको रिपल करेगा और उस रिपल्शन वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द लाइन। ये बोलो ठीक है। इस फोर्स का नाम भी बताओ मुझे। फोर्स 1 2 की 2 1, फोर्स के लिए क्या करते हैं, फोर्स ऑन किस पर लगा, बॉडी नंबर 2 पर। कौन लगा रहा है, बॉडी नंबर 1। ये इस पर फोर्स लगेगा, ये भी इसको रिपल करेगा, पॉजिटिव चार्ज है अलोंग द लाइन, तो इस वाले फोर्स की डायरेक्शन हुई ये, ठीक है। इस फोर्स का मुझे नाम बताइए, फोर्स ऑन बॉडी नंबर 1 ड्यू टू बॉडी नंबर 2। ये क्लियर है, नॉमेनक्लेचर समझ में आ रहा है कैसे बना रहा हूँ। ओके, अब हमको इनको लिखना है, ये फोर्स और ये फोर्स जैसे हम यहाँ लिखते आ रहे थे, तो पहले मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। पहला फोर्स 2 1, पहले मैग्नीट्यूड लिखते हैं, क्या है मैग्नीट्यूड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ध्यान से समझना। वेक्टर फॉर्म ये वाला है कि ये वाला है फुल वेक्टर, ये इसमें नीचे क्या आता है, R का क्यूब, तो नीचे मुझे क्या लिखना है, R का क्यूब। लेकिन अभी थोड़ा सा ठहरिए ना, ये सपोज मैं अभी R का क्यूब लगाऊंगा, अभी लिख नहीं लेना ना, पहले देख लो। ये लगा, अब साथ में मुझे यहाँ क्या लिखना है, वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर आएगा, ये डायरेक्शन बताता है ना, ये कौन सी डायरेक्शन वाला मुझे लिखना है, R12 की R21, R21, क्योंकि हम ये वाली डायरेक्शन की फोर्स की बात कर रहे हैं और इस डायरेक्शन को कौन दिखाता है, ये 21। सो दिस इज R21 फुल वेक्टर। लेकिन ये तो मेरी गिवन क्वांटिटी है ही नहीं, मेरी गिवन क्वांटिटी क्या थी, R1 R2, ये वेक्टर है और ये स्केलर क्वांटिटी होते हैं चार्जेस, है ना। क्या ये गिवन क्वांटिटी है, नहीं है, तो ये नहीं चलेगा, इसको हटाना पड़ेगा, समझ आया। सिमिलरली अगर R21 गिवन क्वांटिटी है तो ये भी तो R21 ही हुआ ना, उसका मैग्नीट्यूड, तो ये भी गिवन क्वांटिटी नहीं है, ये भी गिवन क्वांटिटी नहीं है, तो आप इसमें नहीं लिख सकते। इसका मतलब इसको क्या करना है, चेंज। कैसे चेंज करेंगे इसको, तरीका समझे, क्यों नहीं लिख सकते इसमें, क्योंकि ये गिवन क्वांटिटी नहीं है। फिजिक्स का उसूल है कि फॉर्मूले में हमेशा क्या आता है, गिवन क्वांटिटी ही आती है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। तो हमको इसको चेंज करना है गिवन क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। कैसे कर सकते हैं, देखिए, तो यहाँ पे देखो वेक्टर्स हैं सबके सब, तो आप वेक्टर एडिशन का रूल लगा सकते हो। देखो ना, कौन से दो वेक्टर जोड़ने से रिजल्टेंट वेक्टर बनता है, पहचानिए। एक वेक्टर ये है आपका, एक वेक्टर ये है आपका, एक वेक्टर ये है आपका। ट्राइंगल लॉ लगा के देखो, कौन से दो वेक्टर जोड़ने से रिजल्टेंट वेक्टर कौन बनता है। ट्राइंगल लॉ आता है, कैसे लगाते हैं, एक वेक्टर रखो, फिर उसकी हेड पर दूसरी वेक्टर का टेल आना चाहिए और पहले की इनिशियल से फाइनल के हेड को जोड़ दीजिए, वो आपका रिजल्टेंट बनता है। पहले की टेल से फाइनल का हेड जोड़ दीजिए, वो रिजल्टेंट बनता है। देखो कौन से दो वेक्टर जुड़ के रिजल्टेंट दे रहे हैं, कौन से जुड़ रहे हैं, ये देखिए, ये है R1, ये इसका टेल और ये इसकी हेड आई, यहाँ हेड, इसकी हेड पर ये दूसरे वेक्टर का क्या आया, टेल, ये इसका हेड यहाँ है, ये यहाँ लगाऊं एरो या यहाँ लगाऊं, एक ही चीज़ है। तो ये रहा पहला वेक्टर, इसमें कौन जुड़ा, दूसरा वेक्टर, तो रिजल्टेंट क्या आया, देखो पहली वेक्टर का टेल और दूसरी वेक्टर के हेड तक ये हमने खींच दिया रिजल्टेंट, तो ये रिजल्टेंट है। समझ आ रहा है, ओके। अब देखो इधर लिखता हूँ इसको मैं, ये मिटा दूँ ना। तो कौन से दो वेक्टर जुड़ के क्या दे रहे हैं, तो आंसर है एक जुड़ा R1 और इसमें क्या जुड़ा R21, और ये क्या दे रहा है R2 वेक्टर। तो R21 की वैल्यू कितनी आई, R1 उधर भेज दीजिए, मुझे तो R21 की जगह चाहिए ना रिप्लेस करने के लिए, तो R1 हमने उधर भेज दिया, दिस इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये आ गया। और इसको आप याद कर लीजिए, ये क्या चीज़ है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वेक्टर में अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ये मालूम होगा कि दो लोकेशन के बीच के मिनिमम डिस्टेंस को दिखाने वाला वेक्टर क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो R21 इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का पोजीशन वेक्टर से क्या रिलेशन होता है, तो आंसर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के नीचे जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होती है उसी का डिफरेंस यानी पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का रिलेशन होता है। अगर मैं ये डायरेक्शन इधर ले लेता, ध्यान से समझना, और इसको मैं क्या लिखता
1 2। तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का r1 r2 से क्या रिलेशन होता? तो देखो हम इसमें इसको जोड़ते तो r2 प्लस r12 इज इक्वल टू ये आता r1, और अगले स्टेप में इसको भेजते तो r1 माइनस r2 आ जाता। तो अगर r12 लिखा होता ऐसे तो ये क्या बनता? r1 माइनस r2। तो हमेशा के लिए इसको याद कर लीजिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब भी देगा और पोजीशन वेक्टर में लिखना रहेगा तो क्या करना है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी रहती है ऐसे एक्सपांड कर देते माइनस लगा के, इसको याद कर लीजिए। समझ आए? अब से आगे से हम ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे कि हम आपको ट्रायंगल लॉ लगा लगा के बताएं, आगे कभी भी ये सिचुएशन आएगी तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं अब आप। ओके, तो मुझे r21 की जगह लिखने के लिए मटेरियल मिल गया, r12 की जगह लिखने के लिए मटेरियल मिल गया। समझ आ रहा? तो मुझे क्या करना है, r21 चाहिए या मेरी गिवन क्वांटिटी r2 r1 है, तो मैं इसकी जगह पर वो लिख दूं, इसलिए हम इसको रिप्लेस करके क्या लिख देते हैं यहाँ पे r2 माइनस r1, क्योंकि यही हमारी गिवन क्वांटिटी है। और यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा, हाँ जी r2 माइनस r1, और अगर मैं वेक्टर में लिख रहा हूँ तो इसका मैग्नीट्यूड लगा के क्या कर दूँ, क्यूब, क्योंकि जब फुल वेक्टर में लिखते हो तो नीचे क्यूब आता है, ये फुल वेक्टर में जब भी लिखोगे नीचे क्यूब आएगा, और जब मैग्नीट्यूड में लिखोगे उसमें यूनिट वेक्टर में तब यहाँ स्क्वायर आएगा, लेकिन अगर वेक्टर में लिखते हो तो फिर क्यूब आता है। तो मैं इसको वेक्टर में लिख रहा हूँ तो इसलिए नीचे क्यूब आएगा। समझ आया ये? इसी तरह से मुझे ये वाले फोर्स का लिखवा दीजिए 1 2, बोलिए मैग्नीट्यूड, समझ रहे हो ना इसको? हाँ, दिस इज Q1 Q2 अपॉन, यहाँ बोलिए R1 माइनस R2। अगर मैं इसको वेक्टर लिखता हूँ तो मैग्नीट्यूड लगा के क्यूब कर दूंगा, और अगर नहीं लिखता तो डायरेक्ट ब्रैकेट लगा के क्यूब कर दूंगा। ये अगर वेक्टर नहीं लगाता तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। और यहाँ पे R1 माइनस R2, और ये वेक्टर है ना, मॉड नहीं लगा रहे, दिस इज फुल वेक्टर। ये ठीक है जी, समझ गए? तो ये हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर लिया। तीनों फॉर्मेट में से कोई भी फॉर्मेट अगर नाम लेके पूछता है कि यूनिट वेक्टर की लैंग्वेज में लिखो, फुल वेक्टर की लैंग्वेज में लिखो, या पोजीशन वेक्टर की लैंग्वेज में लिखो, तो आप अलग अलग लिखेंगे। और अगर कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ बोलता है राइट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, तो तुम्हारी जो मर्जी जिसमें लिखना चाहो उसमें लिख देना, एक फॉर्मेट, तीनों नहीं छापते बैठोगे वहाँ एग्जाम में। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, कोई भी एक फॉर्मेट जो आपको याद आता है उसको आप लिख देंगे। समझ गए? हाँ, तो यहाँ पर हमारा ये कूलम्स लॉ का टॉपिक समाप्त होता है। इसके बाद हमको एक छोटी सी चीज़ और इसमें करनी है। देखिए ये कूलम फोर्स है, बेसिकली तो है फोर्स, है ना। कूलम्स लॉ किसके बारे में बात करता है, दो चार्ज के बीच कितना फोर्स लग रहा है उसके बारे में बात करता है। तो ये फोर्स है ना, तो अगर ये फोर्स है तो फोर्स जिन जिन नियमों का पालन करते हैं उस नियम का पालन कूलम फोर्स भी करता होगा। बहुत सारे लॉ हैं जिसके अकॉर्डिंग फोर्स काम करते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? कूलम्स लॉ क्या चीज़ है, किसके बारे में बात करता है, फोर्स के बारे में। तो ये फोर्स है बेसिकली। अब फोर्स जिस जिस नियम के तहत काम करता है, जो जो लॉ फोर्स को गवर्न करते हैं, चलाते हैं, रूल करते हैं, तो कूलम फोर्स भी उस लॉ का पालन करता होगा। ऐसे बहुत सारे लॉ हैं जो फोर्स को हैंडल करते हैं। उसमें से एक लॉ है सुपरपोजिशन। क्या? हाँ, तो हर फोर्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अब सुपरपोजिशन क्या चीज़ है इसको समझिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ समझिए। हम लोग एक वर्ड बार बार यूज़ करते हैं, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। क्या? दो चार्ज के बीच में 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, दो चार्ज के बीच में 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, सो मच सो मच सो मच। बार बार ये वर्ड यूज़ करते हैं। सपोज दिस इज टू चार्जेस, वन इज Q1 एंड दिस इज Q2। सपोज दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, एंड देयर इज ए फोर्स। फोर्स बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, क्योंकि अलॉन्ग द लाइन फोर्स काम करता है। तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को फोर्स लगा के अपनी तरफ खींचता है। कितना फोर्स? हमने बोला 10 न्यूटन फोर्स। कितना न्यूटन फोर्स काम कर रहा है इसके बीच में? 10 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है। तो हम लैंग्वेज क्या यूज करते हैं, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 10 न्यूटन। बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्ज के बीच में किधर लगता है फोर्स, यहाँ पे कितना फोर्स, अगर दोनों के बीच में 10 न्यूटन का फोर्स है तो इन दोनों के बीच यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे कितना लग रहा होगा, यहाँ कितना लग रहा होगा, यहाँ 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 यहाँ,
कितना लग रहा होगा, समझ रहे हो कि नहीं समझे? तो यहाँ पे कितना, 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 कितना लग रहा है बीच में? हाँ नहीं, जब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि बीच में यहाँ पे 10 न्यूटन है, यहाँ पे 8 न्यूटन है, यहाँ पे 7 न्यूटन है, यहाँ पे 10 है, जो भी बीच में कोई फोर्सेस नहीं होता। फोर्स किस पर लगता है जी? चार्ज पर। किस पर? और चार्ज कौन धारण करता है? मटेरियल, पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, है ना? तो फोर्स भी किस पर लगेगा? मटेरियल पर लगेगा। इफ देयर इज नो मटेरियल देयर इज नो चार्ज, देयर इज नो फोर्स। चार्ज जो कैरी करता है यानी मटेरियल, फोर्स भी मटेरियल को ही एक्सपीरियंस होता है। बीच में कोई मटेरियल नहीं है, बीच में तो हवा है खाली, कुछ भी नहीं है। ये तो हमने इमेजिनेशन वाली लाइन बनाई है ना, बीच में तो कोई पार्टिकल है नहीं। एक चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा है, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा है, लेकिन हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 10 न्यूटन, और हमको समझ में आता है यहाँ 10 न्यूटन है, यहाँ 10 न्यूटन है, यहाँ 10 न्यूटन है बीच में, जबकि बीच में तो पार्टिकल है ही नहीं। और फोर्स किस पर लगता है? पार्टिकल पर लगता है, क्योंकि पार्टिकल चार्ज को कैरी करता है। जहाँ चार्ज होगा वहाँ ना फोर्स लगेगा। चार्ज कहाँ है? यहाँ है या तो यहाँ है, तो फोर्स कहाँ लगेगा? या तो इस पर लगेगा या इस पर लगेगा। तो एक्चुअल में वर्ड क्या यूज़ करना चाहिए? फोर्स ऑन चार्जेस। समझ आया? फोर्स ऑन चार्ज नंबर 2 इज 10 न्यूटन, फोर्स ऑन चार्ज नंबर 1 इज 10 न्यूटन। बीच में कोई फोर्स नहीं होता। ये समझ में आया पॉइंट कि नहीं आया? पक्का? तो जब भी हम आपसे पूछेंगे यहाँ कितना फोर्स लग रहा है, तो आप क्या कहोगे? नहीं लग रहा है भाई, क्योंकि वहाँ तो पार्टिकल ही नहीं है। जहाँ पार्टिकल होगा उस पर लगता होगा फोर्स। ये चीज़ क्लियर हुआ? अच्छा, अब समझो ना, देखो सपोज ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q1 इस Q2 को फोर्स लगा के खींच रहा है। कितने फोर्स से? 10 न्यूटन। बोलो कितने फोर्स से खींच रहा है? ये फोर्स की डायरेक्शन है, यहाँ फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स उसी पर लग रहा है। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना? अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये इस पर फोर्स लगा के इसको खींच रहा है। कितने फोर्स से? हाँ जी, तो Q1 ने Q2 पर कितना फोर्स लगाया है? 10 न्यूटन अट्रैक्शन का, अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, समझ आया? ओके, एक तीसरा चार्ज यहाँ आ गया, दिस इज Q3। ठीक है, और सपोज ये भी निगेटिव है, तो ये Q1 इस Q3 को भी खींचेगा, खींचेगा ना, इसके सामने आएगा तो भाई चार्ज पर तो फोर्स लगाता है। सपोज इसने ये पॉजिटिव ये निगेटिव है, तो इस पर भी इसने, हमने दोनों को ज्वाइन किया, इसको भी ये इस तरफ खींचता है, और ये खींचता है इसको 20 न्यूटन से। कितने न्यूटन से? हाँ जी, कौन खींच रहा है बताओ? खींच कौन रहा है? खींचने वाला कौन है? किस पर फोर्स लग रहा है? थर्ड पर, बॉडी नंबर 3 पर। कौन लगा रहा है? 1 लगा रहा है। कितना फोर्स लगा के खींचा इसने? 20 न्यूटन लगा के खींचा। क्लियर? ये एक और चार्ज आया, वो चार्ज यहाँ पे रखा है, ये दिस इज चार्ज नंबर 4, और ये पॉजिटिव चार्ज है। कैसा? इसको देखो, ये Q1 और ये प्लस Q4, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो ये Q1 इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट की रिपल करेगा। तो ये हमने दोनों को ज्वाइन करने के लिए लाइन खींची, दिस इज द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। अब ये वाला चार्ज उस चार्ज को क्या करेगा? रिपल। कितने फोर्स से किया? तो सपोज हमने बोला इसने किया 6 न्यूटन से। डिस्टेंस दूर होगा तो फोर्स कम हो जाएगा। समझ आ रहा है? ओके। तो इस Q1 ने इस Q4 को कितने से खींचा? कितने से रिपल किया? 6 न्यूटन से। अब थोड़ा सा जॉब देखो ना, Q1 क्या क्या कर रहा है। जब कोई चार्ज नहीं था, Q1 और Q2 था, तो Q1 Q2 को कितने फोर्स से खींच रहा था? 10 न्यूटन। यानी फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 कितना था? सिर्फ 10 न्यूटन था। फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। मैं वर्ड क्या यूज़ कर रहा हूँ? फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। और इसका मतलब आप समझ रहे हो कि यहाँ फोर्स नहीं है, इन दोनों पर फोर्स है। वो तो समझ में आ रहा है ना? लेकिन हम बार बार यही वर्ड यूज़ करेंगे। फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 कितना था? 10 न्यूटन। फिर ये आ गया, तो इसको भी इसको खींचना पड़ा 20 न्यूटन लगा के। फिर ये आ गया, तो इसको रिपल करना पड़ा 6 न्यूटन लगा के। अब बताइए, जब ये आ गया, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स 10 न्यूटन लग रहा था, क्या अभी भी 10 न्यूटन रहेगा या घट जाएगा? जब ये आ गए तो। जब ये नहीं थे तब सिर्फ ये दोनों चार्ज थे, और दोनों चार्ज के बीच कितना फोर्स काम कर रहा था? 10 न्यूटन। दोनों के बीच 10 न्यूटन था, अट्रैक्शन रिपल्शन जो भी। लेकिन जब ये आ गए तो इसको भी खींचना पड़ा,
इसको भी धक्का देना पड़ा, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स है 10 न्यूटन, उसका क्या हुआ, वो कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या होगा? क्यों? दूसरा चार्ज फोर्स लगा रहा है? नहीं नहीं, दूसरा नहीं, यही लगा रहा है। देखो, इसने इसको 10 न्यूटन लगा के खींचा, बाकी कोई चार्जेस नहीं है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा। फिर थोड़ी देर में ये आ गया, तो इसने देखा ये भी आ गया, चलो इसको भी खींच लो, 20 न्यूटन यहाँ भी लगा दिया। थोड़ी देर में ये भी आ गया, तो इसने देखा कि वो भी है, तो चलो इसको 6 न्यूटन लगा के रिपल कर दो। तो यही लगा रहा है इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी। तो जब ये 3-4 चार्जेस पर इकट्ठे फोर्स लगा रहा है अकेले, तो इन दोनों के बीच में जो पहले फोर्स लग रहा था 10 न्यूटन, वो क्या होगा, कम होगा, बढ़ेगा, क्या होगा? क्यों? हाँ, नहीं, वो अट्रैक्शन रिपल्शन जाने दीजिए, फोर्स की क्वांटिटी देखिए क्या होगा। तो देखिए कुछ नहीं होगा, वही रहेगा 10 न्यूटन, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक चार्ज कितनी डायरेक्शन में रस्सियाँ निकालता है, 4 पाई, और एक चार्ज को पकड़ने के लिए सिर्फ एक ही स्ट्रिंग आती है। तो ये एक स्ट्रिंग गई 10 न्यूटन पकड़ के ले आई, दूसरी स्ट्रिंग 20 न्यूटन का फोर्स लगाने का काम कर रही है, तीसरी स्ट्रिंग 6 न्यूटन लगाने का काम कर रही है। तो एक डायरेक्शन वाला फोर्स चेंज नहीं होता, ठीक है। इसको हमने रूल बना लिया, और इसको ऐसे याद रखना है कि एक चार्ज के अगल बगल बहुत सारे चार्जेस अगर आ जाते हैं, और इस चार्ज को बहुत सारे चार्जेस पर इंडिविजुअल अलग अलग फोर्स लगाना पड़ता है, फिर भी दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है वो इफेक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, उसका रीज़न हमने एक्सप्लेन किया, क्योंकि हर डायरेक्शन में उसकी अलग अलग स्ट्रिंग होती है, और एक स्ट्रिंग एक ही चार्ज को फोर्स लगाने का काम करता है। तो वो धागा तो डिस्टर्ब नहीं हुआ ना, वो तो दो चार्ज के बीच ही काम कर रहा है, एक धागा, दूसरा धागा दूसरे चार्ज की तरफ गया ना। आ रहा है समझ? इसलिए हमेशा याद रखिए कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स बाकी एक्स्ट्रा चार्ज पार्टिकल के मौजूदगी की वजह से चेंज नहीं होता। इसको आप नोट भी कर लीजिए, लिखिए, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट। हाँ, the force between two charges is independence of presence of any other charges। ठीक है, यानी दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है वो किसी थर्ड चार्ज के प्रेजेंस की वजह से अफेक्टेड नहीं होता, वो वही रहता है, ठीक है। लेकिन 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 अगर मैं आपसे पूछूं कि सिर्फ फोर्स ऑन बॉडी नंबर 1 बताओ कितना हुआ, ये सारे चार्जेस मौजूद हैं, इस पर कितना फोर्स होगा, तो ध्यान से सुनना, ये निगेटिव चार्ज है, मैं फोर्स किस पर पूछ रहा हूँ, 1 पर। तो ये Q2 इस Q1 पर फोर्स लगाएगा अपनी डायरेक्शन में, ये इस फोर्स का नाम क्या, बोलो, फोर्स ऑन बॉडी नंबर 1 ड्यू टू बॉडी नंबर 2। आया समझ? ये किसने लगाया जी, Q2 ने लगाया, किस पर, Q1 पर, डायरेक्शन ये, ठीक है। इसने इस पर फोर्स लगाया, बताइए 3 की वजह से 1 पर किधर फोर्स लगेगा, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस फोर्स का नाम क्या, फोर्स ऑन बॉडी नंबर 1 ड्यू टू बॉडी नंबर 3, ठीक। ये किसने लगाया, इसने लगाया। फिर ये भी लगा रहा है, ये पॉजिटिव, तो क्या करेगा वो, रिपल अलोंग द लाइन, ये इसने इधर रिपल किया। इस फोर्स का नाम बताइए, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, उसकी डायरेक्शन ये, समझ आया। अब इस अकेले चार्ज पार्टिकल पर ये भी फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ, ये भी फोर्स लगा रहा है इस तरफ, ये भी फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ, यानी इस Q1 पर इधर एक फोर्स लगा, इधर एक फोर्स लगा, इधर एक फोर्स लगा, 3 फोर्स लगे 3 अलग अलग डायरेक्शन में। तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, क्या वही फोर्स लगेगा या बदल जाएगा फोर्स, आंसर है चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फोर्स हैज़ डायरेक्शन और ये डिफरेंट डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं, इसलिए नेट फोर्स कितना होगा, जितने फोर्सेस काम कर रहे हैं सबको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर,
तो एक वेक्टर क्वांटिटी को जब हम जोड़ते हैं तो वेक्टर के नियम से जोड़ते हैं, तो इसका एडिशन कैसे होगा? वेक्टर एडिशन के नियम से। तो एक से ज़्यादा फोर्सेस जब किसी चार्ज पर काम करते हैं तो नेट फोर्स कैसे निकलता है सिंगल चार्ज पर? सम ऑफ ऑल फोर्सेस ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस, एंड दिस प्रिंसिपल इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। समझ में आया? फिर से, दो चार्ज के बीच का फोर्स नहीं चेंज होता बाकी चार्जेस के मौजूद होने की वजह से, ठीक है? वो इसको भी 10 न्यूटन से खींचता रहेगा, इसको भी 6 न्यूटन से धक्का मारता रहेगा, इसको भी 20 न्यूटन से खींचता रहेगा, इसके बीच का फोर्स नहीं गड़बड़ाएगा। तो एक जोड़ी का फोर्स कभी नहीं बदलता। लेकिन अगर हम पूछें सिंगल चार्ज पर कितना फोर्स होगा, तो फिर सिंगल चार्ज का फोर्स अलग अलग फोर्स होने की वजह से बदल जाता है। जितने फोर्स होंगे सबको जोड़ना पड़ेगा वेक्टर के नियम से, जो रिजल्टेंट बनेगा वो नेट फोर्स बन जाएगा। समझ आया? इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। ये मैं रब कर देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा। करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नेट फोर्स ऑन ए चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस प्रेजेंट अराउंड द वन चार्ज। जिस पर फोर्स निकालना है उसके अराउंड। और ये कैसे निकलेगा? जैसे मुझे इस पर फोर्स निकालना है बॉडी नंबर 1 पर, तो बॉडी नंबर 1 पर नेट फोर्स कैसे निकलेगा? जितने भी चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं उसका वेक्टर सम। बॉडी नंबर 1 का फोर्स कैसे निकलेगा? तो आप क्या करेंगे? फोर्स ऑन बॉडी नंबर 1 ड्यू टू बॉडी नंबर 2, ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा है वो, प्लस फोर्स ऑन बॉडी नंबर 1 ड्यू टू बॉडी नंबर 3, प्लस फोर्स ऑन बॉडी नंबर 1 ड्यू टू बॉडी नंबर 4, और इसी तरह से जितनी बॉडी होंगी सबका फोर्स जोड़ते जाएंगे। हर बार मैं फोर्स किस पर निकाल रहा हूं? देखो, फोर्स ऑन 1, फोर्स ऑन 1, फोर्स ऑन 1, दिस इज फोर्स ड्यू टू बॉडी नंबर 2, ड्यू टू बॉडी नंबर 3, ड्यू टू बॉडी नंबर 4, और हर एक का कैसा सम ले रहा हूं? वेक्टर, ठीक है? और इसका फॉर्मूला तो आप जानते हो वेक्टर से। फोर्स के फॉर्मूले में क्या आता है? सब में 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आता है, ये 1/4πε0 सब में आता है। इसको हम सबसे कॉमन ले लेते हैं, इसमें से इसमें से इसमें से आगे जितने भी आ रहे हैं हर एक से हमने कॉमन लिया। सो दिस इज 1/4πε0। तो बताओ अंदर क्या बचा? यहाँ पे अगर ये कॉमन निकल गया तो ये कौन से दो चार्ज के बीच का फोर्स है? 1 और 2। तो यहाँ क्या आएगा? Q1 Q2 अपॉन R क्या? 1 2। और अगर मैं इसको फुल वेक्टर की लैंग्वेज में लिखूंगा, क्योंकि ये वेक्टर सम हो रहा है तो आपको वेक्टर की भाषा में लिखना है, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे? 1 2 ये, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? क्यूब। फुल वेक्टर लिखते हैं तो यहाँ क्यूब आता है, ये इसके लिए हो गया। फिर प्लस यहाँ से भी 1/4πε0 कॉमन, क्या बचा? किन दो चार्ज के बीच का फोर्स है? सो दिस इज Q1 Q3 अपॉन 1 3 का क्यूब, और यहाँ लिख दिए फुल वेक्टर 1 3। आ रहा है समझिए? हाँ जी, इसका बताइए। Q1 Q4 डिवाइडेड बाय R14 का क्यूब, और यहाँ पर फुल वेक्टर 1 4, और ये ऐसे बढ़ता जाएगा, ये ऐसे इन्फिनिटी तक जितने भी चार्जेस होंगे हर एक को हम क्या करेंगे? वेक्टर के नियम से ऐड कर देंगे। जो भी इसका रिजल्ट बनेगा वो क्या चीज माना जाएगा? नेट फोर्स ऑन बॉडी नंबर 1, एंड दिस इज वेक्टर सम। ये क्लियर है? तो ये इसकी एक्सरसाइज हमको आगे करनी है इस लेक्चर के बाद। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग लेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर। कूलम्स लॉ हमने पढ़ा, कूलम्स लॉ के बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आ गया समझ में यहाँ तक कि नहीं आया? सो अगला लेक्चर अपन थोड़े से न्यूमेरिकल पर देते हैं और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। तो ये नोट करें जी अच्छे से।